दोस्तों नमस्कार। हम संविधान के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने पिछले 2 दिन के वीडियो में संविधान के भाग 1 को समझने का प्रयास किया। आज हम देखेंगे इसी भाग 1 से संबंधित एक हमारा टॉपिक है भारतीय राज्यों का विकास व इतिहास। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन ये शुरू से ऐसी स्थिति नहीं रही होगी। तो आखिर हम यहां तक पहुंचे हैं तो कैसे पहुंचे हैं उसके बारे में आज हम जो समझने का प्रयास करेंगे। तो हम जानते हैं भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो इसमें 2 प्रकार के राज्यों के विषय में बताया गया है। इसमें 2 प्रकार के राज्यों के विषय में बताया गया है। एक को हम कहते हैं ब्रिटिश भारत के राज्य और एक को हम कहते हैं देसी रियासत, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट। इसे हम लिखते हैं ब्रिटिश इंडिया और इसे हम लिखते हैं प्रिंसली स्टेट। जब आप 1935 का भारत का मैप देखेंगे, आपको मैप में राज्य 2 कलर से आपको दिखाई देंगे। एक आपको दिखाई देगा रेड कलर और एक आपको दिखाई देगा येलो कलर। तो जितने ब्रिटिश इंडिया के स्टेट हैं उस मैप में, किस मैप में? भारत शासन अधिनियम 1935 के समय के जो मानचित्र है भारत का, उसमें जितने ब्रिटिश भारत के स्टेट हैं वो रेड कलर से दिखाए गए हैं और जितने स्टेट देसी रियासतों के हैं इन्हें पीले कलर से दिखाया गया है। दोनों में फर्क क्या है? तो दोनों में फर्क यह है कि जो ब्रिटिश भारत के जो क्षेत्र हैं, जो राज्य हैं, यह ब्रिटिश क्राउन के सीधे अंडर में आते हैं। ये जो राज्य हैं ये सीधे क्राउन के अधीन है। जबकि जो देसी रियासतें हैं, देसी रियासतें ये जो देसी शासक हैं, जो भारतीय शासक है, ये इनके अधीन है। फिर से इस बात को समझ लीजिए कि 1935 में जो भारत का मानचित्र है, आप इसको देख सकते हैं। भारत का जो मानचित्र है उसमें 2 कलर का प्रयोग किया गया है। एक रेड कलर का प्रयोग किया गया है और एक येलो कलर का प्रयोग किया गया है। रेड कलर वाले जो क्षेत्र हैं वो ब्रिटिश भारत का क्षेत्र है और येलो कलर वाला जो है ये देसी रियासत है। ब्रिटिश भारत के जो राज्य हैं वो क्या हैं? तो ब्रिटिश भारत के जो राज्य हैं ये सीधे क्राउन के अधीन है। क्राउन मतलब ब्रिटेन में जो वहां पे राजा या जो वहां पे रानी, मतलब वहां के जो शासन का प्रमुख है, उसके अधीन सीधा सीधा ये आते हैं। और इनका शासन वे कैसे करते हैं? तो इसका शासन वो करते हैं वायसराय के माध्यम से। हमने कहा कि ये क्राउन के अधीन है और ये देसी शासकों के अधीन है। देसी शासकों के अधीन होने का मतलब ये नहीं है कि ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरी तरीके से स्वतंत्र है। ये स्वतंत्र नहीं है। तो दोनों में फर्क क्या है इसको समझिए। जो देसी
रियासतें हैं ये देसी राजाओं के नियंत्रण में तो हैं, उनके अधीन तो हैं, लेकिन फर्क क्या है, हम कह रहे हैं कि यह पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। तो स्वतंत्र नहीं है इसका मतलब कि इस पे कुछ प्रतिबंध है। प्रतिबंध क्या है कि जो इनका रक्षा तंत्र है, जो इनके विदेश मामले हैं, जो इनकी संचार व्यवस्था है, इस पर ब्रिटेन का नियंत्रण है। इस पे क्या है, इस पे ब्रिटेन का नियंत्रण है। इसके अतिरिक्त जो भी अन्य चीजें हैं, इस पे देसी जो राजा हैं, जो देसी शासक हैं, वे इस पे निर्णय ले सकते हैं। कौन निर्णय ले सकता है? अन्य मामलों पे देसी शासक निर्णय ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर है। हमने कहा कि मानचित्र में पीले कलर से दिखाया गया है और देसी शासकों के नियंत्रण में है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि यह ब्रिटिश इंडिया के नियंत्रण में, ये ब्रिटेन के नियंत्रण में नहीं है। नियंत्रण में तो है, लेकिन कुछ मामलों में नियंत्रण ब्रिटेन ने अपने पास रखा हुआ है, कुछ मामलों में नियंत्रण देसी राजाओं को सौंप के रखा हुआ है। जैसे रक्षा वो ब्रिटेन के पास है, विदेशी मामले ये ब्रिटेन के पास है, और संचार ये ब्रिटेन के पास है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि जो देसी रियासतें हैं ये कितनी है। तो देखिए, आजादी के समय देसी रियासतों की संख्या 565 थी। कितनी थी? 565। अब 13 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने पाकिस्तान का चुनाव कर लिया, बची 552। 552 में 549 जो थे इनके साथ समस्या नहीं हुई, लेकिन समस्या किसके साथ हुई? 3 के साथ। और इस 3 में आप नाम जानते हैं। पहला हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़, और तीसरा कश्मीर। इनको भारत में विलय कराने के लिए एक अलग से जो है लड़ाई लड़नी पड़ी। इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे आगे। आगे हम देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसका जो विधेयक था, इसका जो विधेयक था, यह 15 जुलाई 1947 ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत किया गया। और यह जो विधेयक था, यह 18 जुलाई 1947 को वहां की पार्लियामेंट से पास हो गया। तो जब हम कहते हैं कि वहां की पार्लियामेंट से पास हो गया, इसका मतलब कि वहां के हाउस ऑफ लॉर्ड से भी पास हो गया और वहां के हाउस ऑफ कॉमन से भी
पास हो गया। तो जैसे ही ये विधेयक पास हुआ, ये बन गया अधिनियम, और उसी अधिनियम को हम क्या कह रहे हैं? उसी अधिनियम को हम कह रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब जब ये अधिनियम बन गया, जब ये विधेयक पास हो गया, तो इसका प्रभाव क्या हुआ? इसका प्रभाव महत्वपूर्ण है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम हम यहां पर लिख दें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसका प्रभाव क्या हुआ? इसका प्रभाव यह हुआ कि भारत स्वतंत्र हो गया। भारत क्या हो गया? भारत स्वतंत्र हो गया। भारत दो डोमिनियन में विभाजित हो गया। भारत दो डोमिनियन में विभाजित हो गया। इसका मतलब यह है कि भारत के दो खंड हो गए। एक खंड को हमने भारत कहा और दूसरे को हमने पाकिस्तान कहा। अब क्या हुआ? तीसरी बात जो हुई वो क्या थी? भारत के जो देशी राज्य थे, भारत के जो देशी रियासतें थी, जो प्रिंसली स्टेट थे, और ब्रिटेन के क्राउन, मतलब ब्रिटेन के जो शासक थे, इनके मध्य पूर्व में किए गए सभी समझौते वो रद्द हो गए। वो क्या हो गए? वह स्वतः रद्द हो गए। और ऐसा कहां लिखा था? ऐसा लिखा था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के धारा 7 में। देखो हुआ क्या था कि जब ब्रिटेन भारत में आया तो एक कंपनी के रूप में आया था, और उसने यहां पे धीरे धीरे राज्य का अपने विस्तार किया। तो कुछ राज्य को उसने हड़प नीति के माध्यम से मिलाया, कुछ को उसने जीता, कुछ पे कर्ज था तो उसे अपने में सम्मिलित कर लिया, कहीं पे उसने कुशासन के आधार पर उस राज्य को अपने में मिला लिया। तो हुआ यह था कि जब सारा कुछ हो रहा था तो उस समय क्या हुआ? उस समय 1857 का क्रांति हो गया। और जब क्रांति हो गया तो 1858 में ब्रिटेन ने भारत के विषय में अपनी नीति में परिवर्तन किया और यह कहा कि अब से हम जो है किसी देशी रियासत पे अतिक्रमण नहीं करेंगे। अतिक्रमण नहीं करेंगे मतलब अब तक जितना किया है वो तो रहेगा ही, अब हम नहीं करेंगे, करने वाले हम नहीं हैं। तो होता क्या था कि वे तमाम राज्यों से, जैसे आपने सुना होगा सहायक संधि, तमाम राज्यों से कई प्रकार की संधियां करते थे। किसी से उन्होंने सहायक संधि के जरिए उनको अपने मिला के रखा हुआ था, किसी पे उन्होंने राज्य हड़प नीति के जरिए अपने में मिला के रखा हुआ था, किसी को कुशासन के आधार पर खुद में मिला लिया था। तमाम प्रकार की उन्होंने संधियां की हुई थी और धीरे धीरे करके उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया था भारत में। तो ये कह रहा है, ये जो एक्ट है, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, इसका जो धारा 7 है, ये कह रहा है कि जैसे ही ये अधिनियम प्रभावी हुआ वैसे भारत के देशी राज्य और ब्रिटेन के क्राउन के मध्य पहले की जितनी भी संधियां हुई हैं, जितने समझौते
हुए हैं वो सब क्या हो गए, वे सब रद्द हो गए। तो जैसे ही रद्द हो गया वैसे ही इसका जो अगला प्रभाव था वो ये हुआ कि भारत की स्थिति मध्यकाल वाली हो गई। भारत की स्थिति मध्यकाल की हो गई। भारत की स्थिति मध्यकाल की हो गई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जैसे देखो, मान लो ये भारत है, ये इसका रफ मैप है। देखो, भारत की स्थिति मध्यकाल की हो गई। देखो इसका इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मान लो एक यहां पे छोटा सा राज्य है, एक यहाँ छोटा सा राज्य है, एक यहाँ छोटा सा राज्य है, ऐसे करके बहुत सारे राज्यों में भारत बटा हुआ है। ये कब की बात है? ये मध्यकाल की बात है। अंग्रेज उस समय आए नहीं है अभी, ऐसे करके बटा हुआ है। फिर अंग्रेज आ गए, तो अंग्रेजों ने युद्ध करके, छल कपट के द्वारा, किसी भी तरीके से इन सारे राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना दिया। मतलब इसने क्या किया? इसने बिखरे हुए राज्यों का एकीकरण कर दिया। और इसे उसने क्या नाम दिया? इसे उसने कहा कि ये क्या है भाई? ये ब्रिटिश इंडिया है। ये क्या है? ये ब्रिटिश इंडिया है। तो जैसे ही हमने कहा कि भाई अंग्रेजों भारत छोड़ के जाओ, तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है हम चले जाते हैं। हमने इनको जो है जिन भी तरीकों से आपस में मिलाया है, हम उस समझौते को ही रद्द कर देंगे। मतलब हमने इनको फिर से अलग अलग छोड़ दिया, सबको अलग अलग छोड़ दिया। मतलब एकीकरण को क्या किया? एकीकरण को ही समाप्त कर दिया। मतलब हमें बिखरा हुआ मिला था, हम बिखरा हुआ छोड़ के जाएंगे। ऐसा समझो कि कोई कमरा है और उसमें कोई किराए पे आके रह रहा है, उसने साफ सफाई किया, बहुत अच्छे से कमरे को सजा दिया, और 2 दिन बाद मकान मालिक आके बोले ऐसा है तुम निकलो यहां से, जाओ बाहर जाओ, तो बाहर चला जाएगा, क्या करेगा? लेकिन वो कमरे को वैसे सजा हुआ छोड़ के नहीं जाएगा। वो सारा सामान जितना कचरा फैला हुआ था उतना कचरा वो बिखरा के जाएगा। चलो बुलाओ उनको, जिनको कमरा दे रहे उनको बुलाओ, फिर से अपना सजाएंगे। अब यही समस्या यहां हो गई। समस्या ये हो गई कि आजादी के समय जो भारत के राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, उनके समक्ष एक समस्या ये पैदा हो गई कि उन्हें अब भारत का एकीकरण करना था। और वही 552 रियासतें, और उसी 552 में 3 रियासतें थी जिन्होंने समस्या क्रिएट किया। और तीनों का नाम क्या था? तीनों का नाम था हैदराबाद, दूसरा क्या था? जूनागढ़, तीसरा क्या था? कश्मीर। कश्मीर का विलय करा लिया 26 अक्टूबर 1947 को। हैदराबाद को कब विलय कराया? 13 सितंबर 1948 को। और जूनागढ़ 31 दिसंबर 1948 को। प्रश्न यहां से यह पूछा जाता है कि सबसे पहले किसका विलय कराया है? तो देखो, सबसे पहले तो विलय कराया है कश्मीर का 26 अक्टूबर 1947, लेकिन इसका जो विलय का जो अनुमोदन है वो हुआ है 1956 में। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि इनको एक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो यही क्रम है, ये पहले, ये दूसरे और ये तीसरे। यहां पे आपको लग रहा होगा कि ये 13 सितंबर 1948 है, यह 31 दिसंबर 1948 है, यह 26 अक्टूबर 1947 है। ये एक साल पहले होना चाहिए, सही है, लेकिन इस विलय का जो अनुमोदन है वह 1956 में हुआ है। अगला प्रश्न यह पूछा जाता है कि भाई जो हैदराबाद है इसका विलय कैसे कराया? तो इसका विलय इन्होंने कराया
इसका विलय इन्होंने कराया पुलिस कार्रवाई द्वारा। इसका विलय कैसे कराया हैदराबाद का? पुलिस कार्रवाई द्वारा। और एक बार पेट के एग्जाम में पहली बार जब पेट हुआ था तो उसमें प्रश्न पूछा था कि ऑपरेशन का क्या नाम था? तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। और जूनागढ़ को क्या किया? जूनागढ़ को कैसे मिलाया? जनमत संग्रह से रेफरेंडम करवाया। और कश्मीर का विलय कैसे हुआ? तो कश्मीर का विलय हुआ विलय पत्र पर हस्ताक्षर। और भारत के एकीकरण में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो किसकी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका अभूतपूर्व योगदान था, उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। अब हम चलेंगे, यहां तक हम समझ गए तो इसके आगे हम चलेंगे। अब देखते हैं कि राज्यों के प्रकार। राज्यों का प्रकार। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में हमने दो प्रकार के राज्य देखे। एक राज्य को हमने कहा ब्रिटिश इंडिया, क्राउन के अधीन आता है, और दूसरे को हमने कहा प्रिंसली स्टेट, देसी राजाओं के अधीन आता है कुछ शर्तों के साथ। अब हम देखते हैं राज्यों का प्रकार। तो राज्यों का प्रकार जो है 1956 के पहले कैसा था? तो 1956 के पहले के जो राज्य थे वो चार टाइप के थे। ए, बी, सी, डी। ये जो था ए वाला, ये था जो है ब्रिटिश इंडिया का राज्य। बी वाला जो था ये था प्रिंसली स्टेट। सी वाला जो था ये चीफ कमिश्नरी के स्टेट थे, क्षेत्र थे। और डी जो था ये एक्वायर्ड क्षेत्र था, जिसका भारत ने एक्वायर किया था। फॉर एग्जाम्पल अंडमान को कंसीडर कर लीजिए। तो ये चार प्रकार का था। अब एक यहीं से विवाद शुरू होता है। 1917 में कांग्रेस जो थी इसने अपना एक मैनिफेस्टो ये जारी किया था, और मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने ये स्वीकार किया था भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, अगर इसको हम एक लाइन में समझने का प्रयास करें, वन लैंग्वेज और वन स्टेट की बात कर रहे हैं। भाषाई आधार पे राज्यों का गठन। और कमाल की बात कि जो कांग्रेस का सिर्फ नेतृत्व था वह इसका समर्थन करता था। समर्थन इसलिए भी करता था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ऐसा होना चाहिए। महात्मा गांधी इसका समर्थन करते थे कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक घटना घटी 1947 में। कब? 15 अगस्त को देश का विभाजन हो गया। भारत आजाद तो हुआ, भारत बना और पाकिस्तान बना। और देश का जो विभाजन था वो किस आधार पे हुआ? धर्म के आधार पे हो गया।
देश का विभाजन धर्म के आधार पे हो गया। अब ऐसे में जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व था, महात्मा गांधी समेत, उनके मन में एक भय का माहौल हो गया कि एक बार धर्म के आधार पर देश का विभाजन हो चुका है। अब यदि हम किसी इस प्रकार के किसी अन्य कारक को बढ़ावा देंगे तो फिर स्थिति कितनी विकट हो सकती है, हो सकता है वो हमारे कंट्रोल में भी ना रहे। मतलब एक बार देश का विभाजन हो गया धर्म के आधार पे, अभी किस बात की मांग की जा रही थी? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दीजिए। कल को हो सकता है कोई दूसरा गुट खड़ा हो, वो बोले कि जाति के आधार पर राज्य बना दीजिए, कोई बोले कि नहीं नहीं नस्ल के आधार पर राज्य बना दीजिए। बहुत सारी समस्याएं पैदा होंगी। तो भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, भारत का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पे एक ही भाषा बोली जाती हो। कभी कभी एक से ज्यादा भाषाएं, दो भाषाएं। आप ऐसे ऐसे क्षेत्र में, भारत में ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं कि आप वहां चले जाइए तो आपको लगेगा कि यहाँ पे तो मल्टी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है। यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में ज्यादातर एक देश में एक ही भाषा बोली जाती है तो वहां चल जाता है, यहां नहीं चल पाता। तो ऐसे में पता चलेगा कि भारत छोटे 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 कई टुकड़ों में बट जाएगा, कई राज्य बन जाएंगे क्योंकि बहुत सारी भाषाएं हैं। तो ये कांग्रेस के लिए, उस समय की सरकार के लिए एक चिंता की बात हो गई। तो राज्यों के जो गठन की मांग हो रही थी, इसमें पहला क्या था? इसमें पहला था एक भाषा एक राज्य की मांग, एक भाषा एक राज्य की मांग। अब जब ऐसा आया तो 24 नवंबर 1947 को 24 नवंबर 1947 को इस प्रस्ताव को, मतलब भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के प्रस्ताव को, मांग को स्वीकार कर लिया गया। मतलब दबे मन से ही सही इसे क्या कर लिया? इसे स्वीकार कर लिया गया। लेकिन ऐसे तो होगा नहीं। तो हुआ क्या कि सरकार ने एक आयोग का गठन किया जिसे हम कहते हैं धर आयोग। और इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ जून 1948 में। इसके बाद एक आयोग और गठित हुआ, मैं बता रहा हूं एक क्रम से। जेवीपी आयोग, इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ दिसंबर 1948। तो देखिए हुआ क्या कि हमने कहा कि सरकार ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार कर लिया। लेकिन अगर हम कोई प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं सरकार के रूप में, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, उसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे, उसके प्रॉफिट क्या होंगे, उसके लाभ क्या होंगे, उसकी कमियां क्या होंगी, सबका अध्ययन करना होता है। तो सरकार ने धर आयोग का गठन किया और इस आयोग ने कहा कि नहीं, ये वन लैंग्वेज वन स्टेट, ये प्रस्ताव सही नहीं है। आयोग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, बोला कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी समस्याएं हैं।
तो जो भाषाई आधार पर राज्य के गठन की मांग कर रहे थे, सरकार ने कहा ठीक है, सरकार ने आयोग बना दिया, आयोग ने कहा नहीं ठीक नहीं है। तो अब जो मांग कर रहे थे वो क्या करेंगे, अपनी मांग को छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो मांग को नहीं छोड़ा। मांग को जब नहीं छोड़ा तो कांग्रेस का जयपुर अधिवेशन चल रहा था 1948 में, और वहीं पर जेवीपी आयोग का समिति का गठन किया गया। परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जाता है, जेवीपी में कौन कौन थे? तो जे स्टैंड फॉर जवाहर, तो जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी मतलब वल्लभ भाई पटेल, और पी मतलब पट्टाभी सीतारमैया। ये पट्टाभी सीतारमैया वही थे जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव सुभाष चंद्र बोस जी से हारा था। ये वही पट्टाभी थे। तो इन तीन लोगों के निगरानी में, और मतलब एक समिति बनी जिसमें ये तीन लोग शामिल थे, और इन्होंने किया क्या कि इन्होंने इस मांग का अध्ययन किया, और जब अध्ययन किया तो इन्होंने भी कहा कि यह जो एक भाषा एक राज्य का जो कॉन्सेप्ट है ये सही नहीं है। मतलब भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं हो सकता, इसकी बहुत सारी समस्याएं हैं। और सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि जो देश की अखंडता है यह प्रभावित होगी, देश की जो एकता है यह प्रभावित होगी। तमाम समस्याएं थी, क्योंकि हाल ही में देश का विभाजन हुआ था, तो कोई रिस्क नहीं ले सकते थे और लेना भी नहीं चाहिए था। अब जब ऐसा हुआ कि धार आयोग ने भी कह दिया कि वन लैंग्वेज वन स्टेट ये पॉसिबल नहीं है, जेवीपी आयोग ने भी कह दिया कि वन लैंग्वेज वन स्टेट ये भी पॉसिबल नहीं है, तो एक व्यक्ति थे कोटी श्री रामुलु, ये आंध्रा के गठन के लिए आंदोलन कर रहे थे और ये अनशन पे बैठ गए। और 53 दिन के पश्चात इनकी मृत्यु हो गई। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब कोई व्यक्ति सरकार से किसी मांग को मनवाने के लिए भूख हड़ताल में बैठ जाता है तो सरकार के ऊपर एक बड़ा नैतिक दबाव पड़ता है। जैसे पहले की बात ले लें तो गांधी जी कई बार भूख हड़ताल किए, अंग्रेज कुछ भी करके उनको जूस वूस पिला देते थे कि नहीं, उनको पता था कि महात्मा गांधी को कुछ हो गया तो हम सन 47 में नहीं, हम सन 27 में यहां से भगा दिए जाएंगे। तो सरकार पे दबाव पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति जो है किसी मांग को लेकर, उसकी मांग अगर जायज है, उसको लग रहा है कि नहीं हमारी मांग सही है, वो अनशन पे बैठा है, भूख हड़ताल पे बैठा है, तो हमारी जो संस्कृति में तो किसी को भूखा रखने का परंपरा तो नहीं है। अब एक व्यक्ति जो है 53 दिन तक बैठा है और उसकी मृत्यु हो गई, सरकार पे दबाव बना। तो सरकार ने क्या काम किया, इनकी मृत्यु के पश्चात 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया, और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। क्लियर? अब आगे हम देखते हैं कि जब आपने भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया तो और भी जो इस प्रकार के लोग होंगे जो ये चाहते रहे होंगे कि भाषाई आधार पे हमारा भी राज्य बने,
तो उनके मन में भी इच्छा जो है वो जागृत हो गई। तो ऐसे में सरकार ने किया क्या कि सरकार ने 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया। सरकार ने 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया और इसका जो अन्य नाम था वो क्या था? राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। इसके जो हेड थे वो कौन थे? फजल अली। दो व्यक्ति और इसमें थे, इसमें दो जो सदस्य और थे, के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि फजल अली आयोग 1953, इसका दूसरा नाम क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। इसका अध्यक्ष कौन था? फजल अली। इसमें अन्य दो सदस्य थे, के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू। ठीक। इसका परिणाम यह हुआ, इस आयोग के गठन के पश्चात इन्होंने जो अध्ययन किया, इसका परिणाम यह हुआ कि इन्होंने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इन्होंने जो अपनी फाइंडिंग दी, इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन हो सकता है। भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन हो सकता है, लेकिन इन्होंने वन लैंग्वेज वन स्टेट को अस्वीकार कर दिया। इन्होंने कहा कि ठीक है, भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन हो सकता है, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट ये नहीं चल पाएगा और ये भारत में चल भी नहीं सकता। भारत में जहां भी ये कहते हैं कि कोस कोस पे बानी बदले, चार कोस पे पानी, ऐसा करके है ना, तो जहां पे एक एक कोस पे पानी का स्वाद बदल जाता है और चार कोस जाने पे भाषा बदल जाती है, ऐसे राज्य में, ऐसे देश में वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं चल सकता। लेकिन उन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन हो सकता है, लेकिन इसके साथ कुछ और शर्तें होंगी। सिर्फ भाषा के आधार पर गठन नहीं होगा, कुछ और शर्तें होंगी। तो वो शर्तें क्या हैं? मतलब जब भी सरकार भाषाई आधार पर किसी राज्य का गठन करेगी तो वह कुछ बातों का ध्यान रखेगी। तो पहली बातें क्या हैं? देश की एकता व संप्रभुता का ध्यान रखा जाएगा। केवल भाषाई आधार पर राज्य का गठन नहीं होगा, कुछ बातों को हम ध्यान में रखेंगे। वो बातें क्या होंगी? देश की एकता व संप्रभुता का ध्यान रखा जाएगा। दूसरा, सांस्कृतिक एक रूपता का भी ध्यान रखेंगे। सांस्कृतिक एक रूपता का ध्यान रखेंगे। तीसरा, आर्थिक व प्रशासनिक दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जाएगा। और अगला जो है, कल्याणकारी
नीतियों को भी ध्यान में रखा जाएगा। मतलब फजल अली आयोग ने यह कहा कि आपने हमसे ये पूछा है कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है? हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम वन लैंग्वेज वन स्टेट को नहीं मानते, उसकी हम अनुमति नहीं देते। ये हमारे लिए कहना जो है सही भी नहीं है, क्योंकि इसकी अपनी बहुत सारी खामियां हैं। लेकिन आप जब भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन करेंगे तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। देश की एकता व संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। हम जिस भी क्षेत्र का पुनर्गठन कर रहे हैं उसमें एक सांस्कृतिक एकरूपता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कल्चर बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि तब समाज में क्लैश होगा। आर्थिक व प्रशासनिक दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। सिर्फ राज्य बनाने के लिए राज्य को नहीं बनाना है। मतलब आप कोई ऐसा राज्य न बना दें कि जिसके सामने आर्थिक संकट पैदा हो जाए, जिसके सामने प्रशासनिक संकट पैदा हो जाए। तो हम इन सब बातों को भी ध्यान में रखेंगे और ओवरऑल जो हमारे जो संविधान का जो राज्य का जो कॉन्सेप्ट है कि वेलफेयर स्टेट की भी बात हम करेंगे। अल्टीमेट हमें किसका कल्याण करना है? तो हमें कल्याण करना है जनता का। तो हम कल्याणकारी नीतियों को ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे जब इन्होंने ये सारी बातें बताई तो इसी के आधार पे 7वां संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 यह संसद से पारित किया गया और इसका एक नाम और है राज्य पुनर्गठन विधेयक। तो हमने कहा कि 1956 के पहले राज्यों के प्रकार क्या थे? ए, बी, सी, डी। क्लियर? ये सब खत्म हो गया। ए, बी, सी, डी सब खत्म हो गया। सीधे सीधे दो प्रकार के राज्य बताए गए। एक को साधारण भाषा में कहा गया राज्य, स्टेट, और दूसरे को कहा गया संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, यूटी। और राज्यों की संख्या उस समय 14 थी और यूटी की संख्या 6 थी। प्रश्न पूछा जाता है कि 1956 में जब 7वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, राज्य पुनर्गठन विधेयक, विधेयक लिख दिया गया, विधेयक नहीं होगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम ये जब पारित हो गया तो राज्यों की संख्या कितनी थी? तो राज्य 14 थे और केंद्र शासित प्रदेश 6 थे। क्लियर? अब यदि 1956 में 14 स्टेट थे और 6 यूटी था, तो वर्तमान में कितने हो गए हैं? 28 स्टेट और 8 यूटी। मतलब कि 1956 के बाद भी राज्यों का निर्माण हुआ है। यहीं से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, आपको ये याद करना होगा, ये फैक्चुअल है। 1960 में गुजरात राज्य बना, 1960 में गुजरात राज्य बना। 1963 में नागालैंड, 1966 में हरियाणा, 1971 में हिमाचल प्रदेश, 1975 में सिक्किम,
1987 में गोवा, ऐसे करके आएंगे तो फिर सन 2000 में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड बना। 2014 में तेलंगाना बना। तो ये परीक्षा में पूछा जाता है, परीक्षा में आपसे पूछ सीधा सीधा दे देगा, यहाँ पे राज्यों का नाम देगा और यहाँ इनके निर्माण का वर्ष दे देगा, कहेगा मिलान करिए। ठीक, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। और इससे क्या प्रश्न पूछ सकता है? इससे प्रश्न ये पूछ सकता है कि राज्यों के निर्माण के कालक्रम में उनको व्यवस्थित करने के लिए कह सकता है। जैसे हरियाणा, नागालैंड, हिमाचल, गोवा। अब आपसे प्रश्न ये पूछे कि इन चारों राज्यों को उनके निर्माण के कालक्रम में अरेंज कीजिए। तो हरियाणा कब बना? 1966। नागालैंड कब बना? 1963। हिमाचल कब बना? 1971। गोवा 1987। तो यदि एक मान लें, इसे 2 माने, इसे 3 और इसे 4, तो हम कहेंगे कि ये पहले आएगा 2, 1, 3, 4। इसी तरीके से प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है। तो पिछले 3 दिन की क्लास में हमने ये देखा, पिछले 3 दिन की क्लास में हमने देखा, हमने संविधान के भाग 1 के विषय में, भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक हमने अनुच्छेद 1 को देखा पहले दिन, फिर हमने 2, 3, 4 को देखा, और फिर हमने